हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक है आज अपना लास्ट है ये चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज अपना ये वाला मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व। सबसे पहला जो टॉपिक है फिर है हिस्टैरिसीस लॉस, और तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम हिस्टैरिसीस कर्व। अब जो तीसरा टॉपिक है इसमें थोड़ा सा मुझे असमंजस था कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि ना तो डिलीटेड में दिया हुआ है ये, और ना ही जो आपका रह रहा है, मतलब जो जिसमें आपके टॉपिक रखे हुए हैं उसमें दिया हुआ है। तो चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने इसमें डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कर्व, वो अपने पढ़ते हैं। तो द चेंज इन टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऑफ ए मैग्नेट ऑफ ए सब्सटेंस एंड मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच इज शोन बाय ए कर्व फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस कर्व इज कॉल्ड बी एच कर्व ऑफ ए हिस्टैरिसीस, बी एच कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व। दिस कर्व इज क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या है कि अगर अपने क्या करें कोई सब्सटेंस ले लें और सब्सटेंस भी कैसा हो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, और उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच में प्लेस कर दें। मतलब कि आप ये ऐसे मान सकते हो कि एक आपने मटेरियल ले लिया फेरोमैग्नेटिक और उसको आपने प्लेस किस में कर दिया, एक सोलेनोइड में प्लेस कर दिया। तो तब क्या हो जाएगा, वो सोलेनोइड का जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड है वो एच होगा, और जो उसमें जनरेट होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपने बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी आई पढ़ा था पीछे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो बी है और जो आपने एच जो सोलेनोइड के लिए एच है, इन दोनों के बिटवीन अगर अपने ग्राफ बना के देखे किसी भी मटेरियल के लिए, तो इस ग्राफ को अपने बी एच हिस्टैरिसीस कर्व बोल देते हैं। अब हिस्टैरिसीस का मतलब यहाँ पर क्या है वो अपने आगे पढ़ेंगे इसी में ही। और इसको हिस्टैरिसीस लूप भी बोल देते हैं, कई जगह आपको हिस्टैरिसीस लूप लिखा हुआ मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो अब अपने इसको बनाते कैसे हम वो देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि टू ऑब्टेन बी एच कर्व वी टेक ए सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड प्लेस इट इनटू ए सोलेनोइड। ये अपने क्या करते हैं कि इस कर्व को बनाने के लिए सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को अपने एक सोलेनोइड में प्लेस कर देते हैं। नाउ वी इंक्रीज द एच वेक्टर एंड नोट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। तो अब अपने क्या करते हैं, सैंपल लेके और उसके लिए अपने एच की वैल्यू बढ़ाते हैं। अब एच की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। बी सोलेनोइड में एच कैसे इंक्रीज करोगे, एच एक्चुअल में बी पर ही डिपेंड करता है, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो होता है। तो आप ऐसे मान सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ही इंक्रीज करना आपको जो सोलेनोइड का। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का कैसे इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज कर दो उसमें। ठीक है, सबसे आसान मेथड तो यही है, उसमें क्या कर दो, करंट इंक्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा, एच उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं कि उसके लिए करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे एच की वैल्यू इंक्रीज होगी सोलेनोइड के लिए, और एच इंक्रीज होगा तो जो आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसके अंदर रखा है उसमें आपको पता है मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड वाले एच के बिटवीन जब अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। और ये एक प्रैक्टिकल ग्राफ है, आपको इसको ऐसे के ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, देखने में बढ़िया पत्ती सी लग रही है एक ग्राफ, तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एच द वैल्यू ऑफ बी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, कि अगर अपने h की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो b की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बट इट इज नॉट इंक्रीज इन स्ट्रेट लाइन। ओ बी पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट दिस इंक्रीज। अब देखो क्या है, आपको यहां पर ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यहां पर h तो है सोलेनोइड वाला और b है जो आपने मटेरियल मैग्नेट बनाने के लिए प्लेस किया हुआ उस सोलेनोइड के अंदर, b उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो h बाहर वाला है, b उसमें इंड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो ग्राफ है इसमें अपने एक जो एक्स एक्सिस है उस पर अपने ले लेते हैं एच और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं बी। तो यहां पर एच ले लिया, तो जैसे जैसे एच की वैल्यू, अब एच की वैल्यू इधर इंक्रीज होगी तो एच इंक्रीज करते हैं तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है और अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ये वाला पार्ट।
तो ग्राफ में जो ओ बी पार्ट है, ये वाला ओ से लेके और बी तक, इस टाइप से क्या है, बी और एच एक दूसरे के साथ इंक्रीज होते हैं। मतलब जैसे जैसे बी इंक्रीज, एच इंक्रीज होगा, बी भी साथ में इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन फॉर्म में इंक्रीज नहीं होगा, ऐसे कर्व फॉर्म में क्या होगा, इंक्रीज होगा वो वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज मोर इंक्रीज्ड आफ्टर बी देन देयर इज नो चेंज इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब देखो इसके कहने का क्या मतलब है, बी अपने क्या करती हैं, एच की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, करते जाते हैं, और बी की वैल्यू भी साथ में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब बी की वैल्यू स्मॉल बी पर पहुंच जाती है तो उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाती है। उसके बाद आप एच को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अब बी यहां पर क्या है, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस किया हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जितना मटेरियल आपने प्लेस किया उसी हिसाब से वो मैग्नेटाइज होगा, उसी हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, भी वही आप कह सकते हो, अगर आप एक आदमी से तुलना करो तो एक आदमी के खाने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर आप उसको खाना दोगे तो वो एक लिमिट तक ही खाना खा पाएगा, आप ऐसा नहीं कि उसको 5 किलो खाना खिला दोगे। ठीक है। तो वैसे ही वही चीज यहां पर है कि एक मटेरियल होगा, उसकी मैग्नेट बनने की एबिलिटी, मतलब वो कितना स्ट्रांग मैग्नेट बन सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट तक जब वो पहुंच गया उसके बाद वो और ज्यादा मैग्नेट नहीं बन सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अपने को इतने इतने बड़े मैग्नेट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, जनरेटर वगैरह में इतनी इतनी बड़ी मैग्नेट रखने की जरूरत ही नहीं थी, इतना मैग्नेट रख देते, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करवा देते, कैसे भी करके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसको बना देते। तो एक मटेरियल होता है, उसकी लिमिट होती है, वो इतना ही मैग्नेटाइज हो सकता है खुद। ठीक है। तो वो लिमिट यहां पर बी पॉइंट पर आ जाती है। अब इसके बाद आप एक्सटर्नल वाला चाहे जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ, ये नहीं इंक्रीज होगा, बस यहां पर रुक जाएगा। इसको अपने बी पॉइंट को बोल देते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन उस मटेरियल का। ठीक है, कि सैचुरेशन की स्टेट में वो मटेरियल क्या है, पहुंच गया है। अब उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड स्लोली नाउ द मैग्नेटिक फील्ड also decreases but along path BC, now at point C when H is equal to 0 some magnetic field is still left in substance। अब देखो ग्राफ से आप देखो कि अब अगर अपने क्या कर दें, H की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें, तो डिक्रीज करते 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 जब H की वैल्यू दोबारा 0 पर ले आएंगे, तो अपने यहां पर एक ये चीज देखते हैं कि जो अपना ग्राफ है अब वो इस रास्ते से वापस नहीं आता है जिस रास्ते से गया था, अब वो एक अलग रास्ता पकड़ लेता और ऐसे ऐसे करता हुआ बी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां पर आकर रुक जाती है। अब आप देखो कि स्टार्टिंग में तो जब एच 0 था तो बी 0 था यहां पर, लेकिन अब आप जब उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा के, तो आपका एच की वैल्यू 0 होने पर भी बी की वैल्यू 0 नहीं होती। ये ओ सी जो पार्ट है, ये बी की वैल्यू इसमें शेष रह जाती है, रेस्ट रह जाती है। तो अपने यहां पर ये चीज पता लगी भी, जब अपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो और उसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया आपने, 0 कर दिया, तो उसमें जो उसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उसका बनेगा खुद का। ठीक है। पहले बिल्कुल 0 था, वो मैग्नेट नहीं था, लेकिन अब वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेफ्ट रह गई है, शेष रह गई है। तो सबसे मेन पार्ट इसका यही है, इस जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो ये ग्राफ की, ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछते, आपसे इसमें दो डेफिनेशन पूछेंगे, और दो डेफिनेशन में से पहली डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। अब क्या है कि सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड H इज रिड्यूस्ड टू 0 सम मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इन मटेरियल, दिस इज कॉल्ड रेंटिविटी और रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म। ठीक है, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म। अब इसको अपने क्या बोलेंगे कि जब अपने H की वैल्यू को 0 कर देते हैं दोबारा से, तो अपना जो मटेरियल है उसमें ये OC वाली वैल्यू, यानी ये B की वैल्यू क्या हो जाती है, रेस्ट रह जाती है। इसको अपने क्या बोल देते हैं, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। और जो पदार्थ की या सॉरी सब्सटेंस की जो ये प्रॉपर्टी होती है उसको रेंटिविटी बोल देते हैं अपने। ठीक है। तो एक्चुअल में देखो आपको कई जगह ये OC को ही रेंटिविटी लिखा हुआ मिलेगा। तो रेंटिविटी क्या होती है कि H की वैल्यू को 0 करने पर जो B की वैल्यू लेफ्ट रह जाती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसको ही अपने उस सब्सटेंस की क्या बोल देते हैं, रेंटिविटी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आज के टॉपिक की। ठीक है। अब उसके बाद देखो,
Now we increase the magnetization field H in opposite direction, then the magnetic field B will also decrease along path CD, and at point D the value of B vector is 0. अब देखो क्या होगा ग्राफ में। अब अपने C तक तो पहुंच गए, देखो यहां से चले थे, आपको बता भी देता हूँ रास्ता ना भटक जाओ कहीं, आप यहां तक पहुंच गए थे C तक, ठीक है। अब अपने क्या करें कि H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। अब H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कैसे करेंगे, करंट को क्या कर दो आप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा दो, क्योंकि H तो किससे जुड़ा हुआ है, आपका सोलेनॉइड से जुड़ा हुआ है, और सोलेनॉइड में H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने के लिए सोलेनॉइड में जो करंट है उसको अपोजिट फ्लो करवा दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, बस क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये बी क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा फिर, और एच की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे बी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता, और एक पॉइंट डी अपने पास ऐसा आएगा जहां पर एच की तो वैल्यू होगी, लेकिन उस एच की वैल्यू पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब इस एच की ये वाली वैल्यू ओ डी, ओ डी जो एच की वैल्यू है जिस पर क्या है बी की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसको एक नया नाम देते हैं, और ये दूसरी डेफिनेशन बनती है यहां पर कि so the value of reverse magnetization field H to reduce the residual magnetism B vector 0 called the correctivity of the, इसको correctivity डबल आर नहीं आएगा, ओनली एक आर आएगा, पिछले साल के बनाए हुए नोट्स है तो इस कारण ये सही कर लेना आप, correctivity of the material it is represented by OD। अब क्या है कि H की वो वाली वैल्यू जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें रह रहा था, मतलब B की जो वैल्यू इसमें रेजिडुअल या रेस्ट रह रही थी, उसको जीरो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है H की वैल्यू, उस H की वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं, कोरेक्टिविटी। तो अब आप यहां पर दोनों में फर्क देख लो, रेंटिविटी और कोरेक्टिविटी में, कि रेंटिविटी तो क्या होती है कि B की वो वैल्यू कि जो अपने H जीरो करने पर मिलती है अपने को, इसको तो रेंटिविटी बोल देते हैं, और यहां पर कोरेक्टिविटी होती है H की वो वैल्यू जो B को जीरो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको अपने कोरेक्टिविटी बोल देते हैं। दोबारा से मेरे वर्डों को सुनना आप, फिर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, समझ आ गई। तो इस जो ग्राफ आपको मैंने करवाया ना, इसमें वैसे ये दो डेफिनेशन थी, आपसे ओनली ये दो डेफिनेशन पूछी जाएंगी, तो आपको ये बतानी होंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ग्राफ अभी अपना खत्म नहीं हुआ, अभी अपने डी तक पहुंचे हैं, ये वाला ग्राफ अभी पड़ा है यहां तक, ठीक है। तो अब डी से आगे चलते हैं अपने। अब क्या है कि वैसे तो आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप ओनली डेफिनेशन ही करा देते, तो फिर डेफिनेशन करा देता तो ग्राफ को एक्सप्लेन किए बिना डेफिनेशन भी समझ नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है कि नाउ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच वेक्टर इज फर्दर इंक्रीज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन अलोंग पाथ डीई एंड अगेन एक्वायर्स द सैचुरेशन पॉइंट ई। अब पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब अपने एच की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं, इससे ज्यादा और इंक्रीज, तो ऐसे ऐसे जब इंक्रीज करते जाएंगे तो लगभग यहां पर अपने को एक ई पॉइंट मिलेगा जिस पर ये बी की वैल्यू भी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस ई पर आकर दोबारा से अपने को सैचुरेशन वाली स्टेट मिल जाएगी। मतलब इसके बाद आप एच को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो इस डायरेक्शन में, बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ये फिर से मैग्नेटिक सैचुरेशन आ गया, मतलब इसकी इमेज है बी की ये ई। अब फिर अपने क्या करते हैं, एच की वैल्यू को दोबारा से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इस डायरेक्शन में लाना। पहले एच को आप यहां तक लेके गए, देखो पहले एच को यहां से लेके यहां तक लेके गए थे, फिर एच को दोबारा आप जीरो पर लेके आए, फिर वापस इस डायरेक्शन में लेके गए, अब आपको इस डायरेक्शन से वापस जीरो तक आना है, ठीक है। तो अब अपने देखो एच की वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट करते जीरो तक आ गए, लेकिन फिर भी अपने पास अब वो एफ है जो, अब ये बी की वैल्यू यहां पर लेफ्ट रहेगी, ये फिर से वही रेंटिविटी वाली चीज आ गई, ठीक है। वो एफ फिर से रेंटिविटी बन गई, और फिर जब अपने एच की वैल्यू जो स्टार्टिंग में लगाई थी उसी डायरेक्शन में दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो ये दोबारा से क्या हो जाता है, जी पॉइंट पर आकर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और फिर अब अगर अपने जी से एच की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करें तो बी पर अपने को क्या मिल जाती है, दोबारा से मैग्नेटिक सैचुरेशन वाली स्टेट मिल जाती है। तो अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि इफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच इज डिक्रीज टू जीरो द बी फॉलोज द पाथ ई एफ एंड इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एच इन सेम डायरेक्शन एज स्टार्टिंग द ग्राफ फॉलोज एफ जी बी एंड अगेन गेन्स सैचुरेशन पॉइंट बी। तो ये क्या है, ग्राफ अपना बी पॉइंट पर दोबारा पहुंच जाता है। अब आप देखो एक वर्ड आपने पढ़ा है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस क्या है यहां पर,
तो हिस्टेरेसिस का मतलब है भी आपने स्टार्टिंग में जो आपके बी और एच थे वो क्या थे, एक साथ इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन आप अब आप यहां पर ये देखो कि यहां पर आपकी एच की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू पर स्टार्टिंग में बी की वैल्यू 0 है, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट पर वहीं पर पहुंचते हैं। मतलब कि अब अपनी मंजिल का सॉरी स्टार्टिंग जो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वो तो क्या है, अलग अलग होगी, लेकिन मंजिल सेम है। तो ये पाथ में डिफरेंस आना, मतलब पहले तो जब एच 0 था तो बी भी 0 ही था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन अब आपका बी है वो इस एच से पीछे होगा, क्योंकि बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन सॉरी एच की कुछ ना कुछ वैल्यू है इस पॉइंट पर, लेकिन बी आपका 0 है। तो अब आपका बी पीछे हो गया। तो इस पीछे होने की जो इंसिडेंट होती है इसको अपने हिस्टेरेसिस बोल देते हैं। ठीक है, भी अपना बी क्या है, अब एच से थोड़ा पीछे चलता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि इन होल साइकिल ऑफ द टाइम ऑफ मैग्नेटाइजेशन ईच सब्सटेंस गेन्स एनर्जी एंड रिलीज द एनर्जी एट द टाइम ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, बट होल एनर्जी नॉट टू बी रिलीज, सो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन होल साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसके कहने का ये मतलब है भाई आप देखो कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जितनी एनर्जी, अब आप एक तरह से एनर्जी दे रहे हो इस मैग्नेट को, तो इस मैग्नेट को जब आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करता जाता है। लेकिन जब आप इसको डीमैग्नेटाइज करते हो तो जो आपका मटेरियल जिसको आपने एनर्जी दी थी, अब ये एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उतनी नहीं करता जितनी आपने इसको प्रोवाइड की थी, क्योंकि उतनी कर देता अगर एनर्जी तो दोबारा से अपने वो पॉइंट पर पहुंच जाते, लेकिन अब सी पर पहुंच गए। मतलब कुछ एनर्जी को इसने गेन करके रख लिया, कुछ एनर्जी अपने पास रख ली। तो इस कारण जितनी एनर्जी अपने इसको देते हैं उतनी ये रिलीज नहीं करता डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम। तो जो एनर्जी का क्या हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाता है, और इस लॉस को ही अपने क्या बोल देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोल देते हैं। समझ आई बात, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। बीएच हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस पर यूनिट साइकिल। अब अपने को जो ये बीएच हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया है वो अपने को ये चीज बताता है कि आपकी पूरे एक साइकिल में आपने मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया जब मटेरियल को, तो जो अगर अपने इस ग्राफ का एरिया निकाले तो वो अपने को बताएगा कि पूरे एक यानी कि आप साइकिल में, यानी पूरा जो ग्राफ बना है इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में। ये भी आपको साथ में याद रखना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी लॉस हुई मटेरियल की, वो अपने को क्या बताता है, ये जो ग्राफ का एरिया अपने को बताता है। और पर सेकंड एनर्जी लॉस है वो अपने इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ बीएच कर्व इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस पर सेकंड एनर्जी लॉस आपके पास वैल्यू आ जाएगी, भी मैग्नेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई एक साइकिल में। ठीक है, अब अपने क्या है कि जो लास्ट वाला टॉपिक है वो आपको मैं बुक से करवाऊंगा। तो देखो बुक में क्या है, आपको ये वाला ग्राफ करना है लास्ट वाले टॉपिक में, ये मेरे नोट्स में नहीं था, और इसके लिए इसमें जो जो चीजें आपको लिखनी है वो मैंने यहाँ पर क्या है ये हाईलाइट कर रखी है। ठीक है, तो ये हाईलाइट की हुई चीजें आपको लिखनी है। तो देखो क्या है कि यहाँ पर दो ग्राफ बना रखे हैं, ये बीएच कर्व भी है। पहला जो जो बड़ी पत्ती वाला ग्राफ है, मैं इसको पत्ती बोलूंगा, बड़ी पत्ती वाला ग्राफ है वो स्टील के लिए बना हुआ है, और जो ये छोटी पत्ती है अंदर वाली ये सॉफ्ट आयरन के लिए बना हुआ ग्राफ है। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल के लिए। तो आप देखो अब इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन तो पूरी लिखनी है 6 के 6 पॉइंट। उसके बाद जो आपको लिखना है वो ये वाला जो मैंने क्या कर रखा हाईलाइट, ये वाला लिखना है। ठीक है, तो देखो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच द वैल्यू ऑफ बी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन द फोर ऑफ स्टील, हेंस मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन इज देन दैट मोर ऑफ स्टील। अब इसके कहने का क्या मतलब है, भी आप देखो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच वैल्यू ऑफ बी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मोर देन स्टील, यानी अगर अपने क्या करें कि एच की कोई भी वैल्यू के लिए, अब एच की ये वाली वैल्यू है, तो अब एच की इस वाली वैल्यू के लिए जो ये अपना सॉफ्ट आयरन वाला ग्राफ है इसके लिए बी की वैल्यू इतनी आ रही है ये वाली, लेकिन जो आपका ये वाला ग्राफ है अगर इस वैल्यू पर बात करूं तो इस ग्राफ की जो बी है वो कम आ रहा है किसकी तुलना में, अगर अपने सॉफ्ट आयरन से इसकी कंपैरिजन करें। मतलब कि स्टील के लिए क्या होता है, बी कम होता है,
बी का मतलब क्या है यहाँ पर, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक दो सोलेनॉइड ले लो, दोनों में सेम करंट फ्लो करवाओ, दोनों के लिए एच की वैल्यू सेम हो, और एक में आप स्टील प्लेस कर दो, एक में आप क्या कर दो, सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दो, तो जो सॉफ्ट आयरन है वो एक अच्छा मैग्नेट बनेगा, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अपने यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो उसकी रेंटिविटी है सॉफ्ट आयरन की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आई बात? तो यही चीज यहां पर लिखिए, रेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर देन ऑफ स्टील, और स्टील हैज मोर कोरेक्टिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। लेकिन जो कोरेक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसने गेन किया उसको जीरो करना मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये कोरेक्टिविटी होती है इस एक्सिस पर, इसके लिए इतना ही है वैल्यू। लेकिन जो आपका स्टील है उसके लिए इतनी वैल्यू है। मतलब कोरेक्टिविटी तो स्टील के लिए ज्यादा होती है, और जो रेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन के लिए है। रेंटिविटी आपने अभी पढ़ा है, वो क्या होती है, इस एक्सिस पर होती है। ये रेंटिविटी किसके लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए है, और ये वाली रेंटिविटी की वैल्यू किसके लिए, स्टील के लिए, जो कि कम आ रही है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो आपको एक तो ये याद रखना है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the value of magnetization I is more for soft iron than steel, then it means chi is equal to I upon H is more for iron, which shows the value of magnetic susceptibility of soft iron is more than of steel। अब इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि जो H की वैल्यू है वो एच की कम वैल्यू पर ही अपने को जो सॉफ्ट आयरन है उसके लिए क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन यहां पर अपने को एच की इतनी ज्यादा वैल्यू लगानी पड़ती है। तो अगर मैं सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए काई की वैल्यू निकालूं, जो क्या थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कि कोई भी मटेरियल कितना का अच्छा मैग्नेट बन सकता है, कितनी अच्छी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको ये चीज शो करती है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अब एच की वैल्यू स्टील के लिए ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कम है एच की। तो अब एच की वैल्यू सॉफ्ट आयरन के लिए कम है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन के लिए ज्यादा होगी, और एच की वैल्यू स्टील के लिए क्या है, ज्यादा है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जो आपके पास स्टील है उसके लिए कम होगी। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है, स्टील की कम होती है। इस कारण जो सॉफ्ट आयरन है उसको एकदम से अपने मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, the area of BH loop for soft iron is less than that of steel, which shows the hysteresis loss is less in soft iron compared to steel। ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया है वो भी सॉफ्ट आयरन का कम आ रहा है एज कंपेयर टू स्टील। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, वो स्टील में कम होगा, सॉरी स्टील में ज्यादा होगा और सॉफ्ट आयरन में कम होगा। ठीक है, बी ऑलवेज लैग्स बिहाइंड एच, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इस यहां पर ये लाइनें आपको याद रखनी है कि फॉर ए परमानेंट मैग्नेट द मटेरियल चूज शुड हैव हाई रेंटिविटी, हाई कोरेक्टिविटी, और फॉर परमानेंट मैग्नेट इज सुटेबल मटेरियल्स आर स्टील एंड एल्निको। भाई अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, अब आप ये एक चीज ये देखो कि परमानेंट मैग्नेट और जो एक क्या होती है, क्विक मैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट वो होती है कि जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज परमानेंट रहे काफी लंबे टाइम तक। तो अब जो स्टील होता है उसके लिए एक बार तो जोर लगता है, ठीक है, एच की वैल्यू काफी रखनी पड़ती है अपने को, फिर उसमें मैग्नेटाइजेशन फील्ड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड खुद का बन जाता है। लेकिन स्टील में दोबारा से अगर आपको ये क्या है, एच बी की वैल्यू को जीरो करना है, तो बाहर से बहुत ज्यादा एच लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के लिए तो अगर आपको बी जीरो करना है तो इतना ही लगाना पड़ेगा एच, लेकिन इसके लिए आप डबल ट्रिपल वैल्यू लगानी पड़ सकती है। तो मतलब कि जो एक बार मैग्नेटिक फील्ड गेन कर लेता है स्टील, वो इतनी आसानी से जीरो नहीं हो पाता। इस कारण जो स्टील या एल्निको, इन दोनों का यूज अपने किस में करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। और परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड लाउड स्पीकर, इसमें यूज होती हैं। ठीक है, और फॉर ट्रांसफर कोर इज इट इज सुटेबल मटेरियल्स आर सुपर एलॉय, ट्रांसफॉर्मर स्टील, जो ट्रांसफॉर्मर स्टील होती है, स्टील सॉफ्ट आयरन प्लस 4% सिलिकॉन होता है, और म्यू मेटल अपने यूज करते हैं, कॉपर, फेरस, निकल, मैग्नीज। यानी कि अब देखो इसमें आपको यही चीज पूछी जाएगी कि कौन सी चीज बनाने के लिए अपने क्या यूज करते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको पता लग गया क्या क्या चीजें यूज करते हैं, और सॉफ्ट आयरन बनाने के लिए आपको पता लग गया कि क्या क्या, सॉरी सॉफ्ट आयरन क्या, ट्रांसफॉर्मर,
कोर बनाने के लिए आपको पता लग गया क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है, इसको हाईलाइट। ठीक है, अब उसमें से जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि जो नोट्स है इसमें से देखो, जो ग्राफ है इसमें से तो मैंने आपको दो चीजें बताई दी, और एक यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना। वैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है बिल्कुल खत्म। अब अपने इसके न्यूमेरिकल रह रहे हैं, और न्यूमेरिकल बहुत जल्द करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखें।